आगे हम चलते हैं नेक्स्ट किंगडम पे, विच इज किंगडम प्रोटेस्टा। तो जब बात करते हैं किंगडम प्रोटेस्टा का, इनको हम 5 अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनमें जनरली सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं। जब हम प्रोटेस्टा के बारे में बात करते हैं, प्रोटेस्टा को हम 5 अलग अलग ग्रुप्स में या डिविजन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई देम बेस्ड ऑन the mode of nutrition into 3 categories, where they can 3 categories based on their nutrition. So they can be autotrophs, they can be heterotroph, they can also be decomposers. So when we talk about autotroph, this will include chrysophytes, dinoflagellates, and euglenoids. When we talk about heterotroph, this will include protozoa. When we talk about decomposers, it will include slime molds. So remember, we can also classify them based on the mode of nutrition. सबसे पहले आ जाते हैं ऑटोट्रोफिक, विच इज क्राइजोफाइट्स के बारे में। बेटा, क्राइजोफाइट्स जनरली इमोटाइल होते हैं और इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, बिकॉज दे विल पैसिवली फ्लोट इन वाटर। पैसिवली फ्लोट इन वाटर मतलब क्या बेटा? सो पैसिवली फ्लोट इन वाटर मतलब जो पानी का करंट होता है, उस करंट के थ्रू ये पानी, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जैसे जैसे पानी का वेव्स जाता है, उन पानी के वेव्स के साथ ये मूव होते हैं। सो वो खुद मोटाइल नहीं होते, बट दे आर मोटाइल बिकॉज ऑफ द वाटर वेव्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मरीन में भी पाए जा सकते हैं। मोस्टली दे आर मरीन इन नेचर। रिमेंबर दैट दे आर मोस्टली marine in nature. We have something called as photosynthetic. Of course, chrysophytes are photosynthetic in nature, where they will have chlorophyll A, chlorophyll C, and xanthophylls present in them, specifically, which provides golden color to the organism, and thus they are many a times also referred as golden algae. They tend to store food in the form of fats or chrysolaminarin, which is a carbohydrate. Going slightly more ahead, there are two examples of the chrysophytes that we need to understand, one being desmids and other being diatoms. जो डेस्मिड्स होते हैं, इन्हें हम गोल्डन अलगे कहते हैं, बिकॉज उनमें ज्यादा लेवल का फ्यूकोजैंथिन होता है। डायटम्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा कलरफुल होते हैं, एंड दीज आर सेड टू बी चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। इनका सेल वॉल जो होता है वो सिलिका से बना हुआ होता है, और ये जनरली सोप केस जैसा होता है। दे आर वेरी वेरी हार्ड इन नेचर, प्लस दे आर पोरस। ठीक है, दे आर पोरस इन नेचर, छेद वाले होते हैं ये। जब ये मर जाते हैं डाई एटम्स ओशंस के अंदर, तो उनका सेल वॉल जो है वो नॉन ब्रेकेबल होता है। देयर सेल वॉल आर नॉन डिग्रेडेबल, दे आर वेरी टफ इन नेचर। डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल स्पेलिंग देख लेना बेटा। दे आर नॉन डिग्रेडेबल इन नेचर बिकॉज ऑफ द वेरी हार्ड सिलिका शेल प्रेजेंट इन देम। अब जब ये मर जाते हैं डाई एटम्स, तो वो एक के ऊपर एक लेयर हो जाता है उनके सेल वॉल का, और वो लेयर जब हो जाता है तो वो एक थिक रॉक जैसा बन जाता है, जिसे हम कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ मटेरियल। This diatomaceous earth material is used in different places, like they can be used for filtration of oil, syrups, for soundproofing, for polishing of the materials. They can also be used as heat insulators in the boilers. These are different uses of diatomaceous earth. Next example that we have in Protista is dinoflagellates. जब हम dinoflagellates के बारे में बात करते हैं, these are generally marine in nature, but यहाँ पे लिखा हुआ है that these are mostly marine. यानी there are chances that you can have freshwater dinoflagellates also. ये भी photosynthetic होते हैं with chlorophyll A and B as photosynthetic pigment. Xanthophylls जो इनके पास होते हैं वो अलग अलग कलर देने की क्षमता रखते हैं, so they can be blue, yellow, green, red और brown in color. इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, which is a stiff plate, जिनके अंदर दो ग्रूव्स होते हैं। As we can see, one is the transverse groove and one is the longitudinal groove. Thus, they will have two flagella also. One is the transverse flagella, which is in
the transverse groove. They rest in transverse groove. One is the longitudinal flagella, which rests in longitudinal groove. They tend to store food in the form of starch. इनमें एक रेड कलर का काफी स्पेसिफिक डिनोफ्लैजिलेट होता है, जिसका एग्जाम्पल मतलब जिसका नाम है गोनियोलेक्स। ये गोनियोलेक्स जो होता है वो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाता है। देखो बेटा, सिर्फ गोनियोलेक्स बायोल्यूमिनेसेंस नहीं दिखाता, ये गलत बोल दिया मैंने। सारे डिनोफ्लैजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस दिखाने की काबिलियत रखते हैं, जिनमें ये वाला रेड कलर का बायोल्यूमिनेसेंस हमको दिखाएगा। और क्योंकि वो रेड कलर का है, जिस वजह से वो सी के अंदर जब रैपिडली मल्टीप्लाई करता है तो सी पूरा रेड कलर का बन जाता है, जिसे हम रेड टाइड घोषित करते हैं। ये गोनियोलक्स एक टाइप का टॉक्सिन सिक्रीट करता है बेटा, जिसे हम कहते हैं सैक्सी टॉक्सिन। ये सैक्सी टॉक्सिन जब रिलीज करता है तो गोनियोलक्स का तो ऊपर लेयर बनेगा, तो नीचे ग्रो होने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। स्पेसिफिकली फिश जो होते हैं वो मर जाते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गए डिनोफ्लैजिलेट्स। आगे हो जाते हैं यूग्लिनॉइड्स। जब हम यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं तो यूग्लिनॉइड्स होते हैं वो जनरली फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, यानी पॉन्ड या लेक में पाए जाएंगे, जो स्टैग्नेंट वाटर रहेगा, यानी स्थिर पानी रहेगा। इनके पास सेल वॉल ना होके एक प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसे हम कहते हैं पेलिकल। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा। तो इनके आसपास सेल वॉल ना होके एक प्रोटीन रिच लेयर होगा बेटा, जिसे हम कहेंगे पेलिकल। ये भी फोटोसिंथेटिक होंगे विद क्लोरोफिल ए एंड बी एंड xanthophyll, which is very similar to higher plants. Very important for your NEET examination, इसे याद रखना होगा बेटा। ठीक है, जब लाइट रहेगा तब वो फोटोसिंथेटिक बिहेव करता है, लेकिन व्हेन लाइट इज एब्सेंट इट विल बिहेव एज हेटेरोट्रोफ। That is the reason you many a times refer this particular organism as mixotroph also. You also call it as mixotroph. This is euglena. ठीक है, यूग्लिना के बारे में जब बात करें तो यहाँ पे एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, दैट दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर लोकोमोशन। दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर लोकोमोशन प्लस फॉर ऑस्मो रेगुलेशन बेटा। Also they have two flagella which are unequal in length. उनकी लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है बेटा, एक बड़ा और एक छोटा रहेगा। एज वी कैन सी ओवर हियर, एक छोटा है और एक काफी बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं फॉर स्लाइम वॉल्स। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, बिना सेल वॉल वाला बैक्टीरिया है। इनके पास जनरली सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये रिप्रोडक्शन करता है। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, नॉट अदरवाइज। That's the reason we call that they have naked cytoplasm, which is without cell wall. They are multinucleated and they are saprotroph in nature, meaning the body moves along with the decaying twigs and leaves that is able to engulf the organic material that is present in them. All right, जनरली जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस रहता है, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल रहेगा बेटा, तब ये जो यूनिसेल्यूलर स्लाइमोल्स होते हैं वो एक के बाजू में एक लग लग के 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 कुछ ऐसा एक लंबा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है बेटा। ऑफ कोर्स ये ब्रांच्ड होता है और एक लंबा फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। बट ये सिर्फ तब होता है जब फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा। जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं, यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ के इट विल फॉर्म सम फ्रूटिंग बॉडीज लाइक दिस। और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर ये जो सेल्स होते हैं वो स्पोर्स बन जाते हैं बेटा। तो जब वो स्पोर्स बनते हैं तब उन स्पोर्स के अंदर सेल वॉल होगा, और वो सेल वॉल जो रहता है वो फंगाई से सिमिलर रहता है, जिस वजह से हम स्लाइमोल्स को फंगाई लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। जबकि यहाँ पे डायटम्स को या डायटम्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज algae लाइक या फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट।
We come for the next, which is animal-like protist, that is protozoa. These are identified as animal-like protist. Okay. Now, so when we talk about protist, they are believed to be very, very primitive relative of animals. As we said, they are animal-like protist. ये हेटेरोट्रोफ होने की वजह से इन्हें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं बेटा। ये पैरासाइटिक भी होते हैं और ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। जनरली इनको हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो जब हम अमीबॉइड का बात करते हैं, दे हैव सूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। You have flagellated protozoa, which will have flagella, of course. Okay, so flagellated protozoa will include trypanosoma as an example. Ciliated protozoa will have cilia for locomotion, example being paramecium. And when we talk about the protozoa, okay, this is wrongly written over here. It is not protozoa. You have sporozoa. Sporozoa. Sporozoa will not have any locomotory organ. The example for that becomes Plasmodium, which is malarial parasite. All right. Let's go to the first one बेटा। जो अमीबॉइड होते हैं जनरली वो हर जगह पे पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर या मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, इसलिए वो नेकेड होता है। बट जो मरीन फॉर्म्स इसके होते हैं, यानी ऐसे अमीबा जो मरीन एनवायरनमेंट में दिखते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है, तो उसके सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने आसपास शेल बना देता है सिलिका का या कैल्शियम कार्बोनेट का। एनसीईआरटी में सिलिका दिया है, आप सिलिका ही याद रखिएगा बेटा। ठीक है, जनरली ये फ्री लिविंग होता है, बट कभी कभार ये पैरासाइटिक भी हो जाता है। फ्री लिविंग विल बी अमीबा इटसेल्फ एंड पैरासाइटिक विल बी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। फॉर लोकोमोशन, as we said, it has pseudopodia, which can also be used for engulfing their food particles. Further, the another example that we have is flagellated protozoans, which is again free living, aquatic in nature, and they are parasitic also. Here we have an example being trypanosoma, which causes sleeping sickness. बेटा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला जो ट्राइपैनोसोमा होता है, इसका बेस्ट वेक्टर जो होता है which transports this particular parasite from infected individual to healthy individual is identified as CC fly. Please remember this thing. It is CC fly. You have, sorry, you have ciliated protozoa, which is also existing. This is also free living in aquatic form, but they can be parasitic also in nature. They generally have two nucleus, thus they are dikaryon in nature. Okay, they tend to engulf their food through something called as gullet. ये गलत label किया है, this is gullet बेटा, this is gullet, this is wrongly labeled, this is gullet. they are periciliated, यानी इनके पूरे बॉडी में सीलिया होंगे कुछ इस प्रकार से। इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होता है बेटा, as we can see star shaped contractile vacuole. They have two nucleus, macro and micro nucleus. अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, आई गेस अब द स्ट्रक्चर इज मोर बेटर विजिबल। ठीक है, इसके पास दो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन सेल डिविजन, whereas जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाता है। दे ऑल्सो हैव फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट। तो बेसिकली क्या होता है, जब पैरामीशियम अपने प्रे को पकड़ना चाहता है, तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया दैट इज प्रेजेंट अराउंड इट, with the help of ciliary action, it will engulf that into its body, as we can see over here, गलेट के थ्रू वो अंदर चला जाएगा and there will be digestion occurring. ठीक है, so that is what we have to understand about ciliated protozoa. We come for the next, which is the sporozoans. स्पोरोजोन्स जनरली उनका पूरा लाइफ जो है वो स्पोर फॉर्म में ही बीत जाता है। अलग अलग प्रकार के वो स्पोर बनाता है अपने पूरे लाइफ साइकिल में, और जनरली ये पैथोजेनिक होता है,
पैरासाइटिक होता है मतलब। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। एनसीईआरटी में टर्म दिया है कि ये बहुत ही ज्यादा नोटोरियस होता है, यानी बहुत ही ज्यादा कुख्यात, मस्तीखोर, डिफिकल्ट टू कैच होता है। ठीक है, with that we end with your second kingdom beta, which is nothing but kingdom Protista.